Hello and welcome to CBL. We are going to discuss important current affairs on social issues from 14th of January to 20th of January 2023. In today's session, we are going to discuss Annual Status of Education Report 2022 by Pratham NGO, then Rajasthan becoming the first state to implement blindness control policy, then Pashu Sakhi project in Jharkhand, then acute malnutrition का cause which is described in a press briefing of WHO, देन हज सब्सिडी और इसके अंदर वीआईपी कोटा को खत्म कर देने का ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से, और साथ ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 बाय यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स. लेट्स ब्रिंग इट ऑन. आवर फर्स्ट टॉपिक इज असर रिपोर्ट 2022 व्हिच इज फोकस्ड एट रूरल एरिया एजुकेशन. प्रथम एनजीओ 2005 से सालाना एक रिपोर्ट पब्लिश करता था और ये फोकस होता है 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों के स्कूल एजुकेशन के ऊपर, जिसमें बच्चों की एनरोलमेंट, अटेंडेंस के साथ साथ बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी इन बेसिक रीडिंग एंड बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स भी चेक किए जाते हैं. मतलब बच्चे क्या सिर्फ स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं और दाखिला लेने के बाद वहाँ क्या कर रहे हैं, जो क्या पढ़ाई जो कराई जा रही है उसका आउटकम क्या है, बच्चों की कैपेसिटी बिल्ड हो रही है या नहीं है, इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज मोस्ट रिलायबल डेटा इन इंडिया और मोस्ट रिलायबल रिपोर्ट इन इंडिया. इस साल की रिपोर्ट 2018 के बाद अब पब्लिश की गई है. कोविड इंटरवेंशंस की वजह से 2018 के बाद से ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं की जा सकी थी एंड दिस इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्वे इन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया. इस बार के सर्वे में 7 लाख बच्चों को कवर किया गया है और 19,060 विलेजेस में, जो कि भारत के 616 डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कवर किया गया है. सो इट्स अ ह्यूज डेटा. एक हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है. गांव-गांव जाके स्कूल एजुकेशन की कैपेसिटी के बारे में पता करते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिपोर्ट्स, सो हाई पॉजिटिव साइंस हैं और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बच्चों का ओवरऑल एनरोलमेंट रेट भी अप गया है. इसके अलावा वो बच्चियां जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती थी या एनरोल नहीं हो पाती थी एक सर्टेन एज के बाद, उनका नंबर रिड्यूस हुआ है. इसी के साथ गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशंस हाई गए हैं. देन प्राइवेट ट्यूशंस भी अब ज्यादा बच्चे अवेल कर पा रहे हैं और इसी के साथ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन भी अपग्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन्स इन द households and using that smartphones for getting the education. Now we check the numbers that school enrollment जो बच्चों का है वो रिकॉर्ड हाई गया है आज़ादी के बाद से अब तक. सो 98.4% है 2022 के अंदर. 2018 जो लास्ट रिपोर्ट थी उसमें 97.2% रेट था एनरोलमेंट रेट एंड 98.4 के साथ दिस इज कंसीडर्ड एज नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट. आई एम नॉट सेइंग यूनिवर्सल एनरोलमेंट बट नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट. तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 98.4% बच्चे अभी स्कूलों में एनरोल्ड हैं. और इसके बाद जो गर्ल्स स्पेशली 11 से 14 साल की उम्र में जो स्कूल में एनरोल नहीं होती थी, ये ड्रॉप आउट रेट से जुड़ी हुई चीज़ है. तो 11-12 साल की जब कोई बच्ची होती है तो एक फिजिकल कैपेसिटी हो जाती है कि हाउस होल्ड एक्टिविटी या फिर आउट हाउस एक्टिविटी भी परफॉर्म करवा सकते हैं बाल मजदूरी के रूप में. तो फिर बच्चों को 5वीं 6वीं के बाद स्कूल से हटा लिया जाता था. तो ये भी जो डेटा है डाउन गया है. साल 2006 की हम बात करें तो 10.3% बच्चियां थीं जो एनरोल नहीं हो पाती थी. देन साल 2018 में 4.1% हुआ और साल 2022 में ये 2% ऐसे 2% ऐसी बच्चियां हैं 11 से 14 साल की उम्र में जो स्कूल में एनरोल नहीं है. फर्दर द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 11 to 14 ईयर जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर दाखिला लेते हैं. सो साल 2018 में 11 से 14 साल तक की उम्र के 65% बच्चे थे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन अब ये 71.7% हो चुका है. 11 से 14 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं इंडिया के अंदर उनके 71.7% सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं. देन वी कम टू स्टडी इंक्रीज है इन द चिल्ड्रन अवेलिंग द प्राइवेट ट्यूशंस. सो 2018 से 22 तक का डेटा देखें तो 18 में 26% बच्चे थे ओवरऑल, 26.4% जो प्राइवेट ट्यूशन अवेल कर पाते थे. अभी 30.5% हैं जो प्राइवेट ट्यूशन भी अवेल कर पाते हैं. मतलब कि स्कूली एजुकेशन के साथ साथ जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए प्राइवेट ट्यूशन का भी हेल्प अब इंक्रीज हो रहा है इंडिया के अंदर. नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स. सो 2022 के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स in the homes of enrolled student has nearly doubled from 2018. Then we come to percentage of children not going to the school. अब
पहली बार हुआ है कि 2% से बिलो गया, क्योंकि 98% तो एनरोलमेंट रेट हो चुका है। और फर्दर इवन द प्रोलॉन्ग्ड जो क्लोजर रहे हैं कोविड के दौरान, तो एक उम्मीद थी कि स्कूली एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। और दूसरा, कोविड की वजह से जो लोगों के रोज़गार गए हैं, और ख़ासकर उन लोगों के रोज़गार जो बिलो पॉवर्टी लाइन या उसके आसपास रहते हैं, तो अब वो परिवार सक्षम नहीं हो पाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। डिस्पाइट ऑल दीज फियर्स स्कूल के अंदर एनरोलमेंट बढ़ा है, और शायद यही एक बड़ी वजह भी है सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ा है कि अगर प्राइवेट की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो सरकारी स्कूल जहां पे कम से कम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चल रही है आरटीई के अंदर, वहां पे बच्चों को एनरोल करा के पढ़ाई लगातार जारी रखी जा सके। मिड डे मील स्कीम का भी एक बड़ा योगदान है इस दौरान। नाउ वी कम टू एरिया ऑफ कंसर्न्स क्या क्या है। ठीक है, एनरोलमेंट तो बढ़ा है, बच्चे ज्यादा स्कूल में दाखिल हो रहे हैं और रिकॉर्ड हाई नंबर है, लेकिन लर्निंग कैपेसिटी बढ़ नहीं रही है, उल्टा डिक्रीज हो गई है। ये बहुत सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न है। दैट जो आपकी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है। सो फाउंडेशनल लिटरेसी मतलब उनकी रीडिंग कैपेसिटी, जैसे कि 5वीं का बच्चा कौन सी क्लास की किताब को वो फ्लुएंसी के साथ पढ़ पाता है, समझ पाता है। और दूसरा, कुछ बेसिक न्यूमरेसी से रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो इसके बढ़ने की बजाय या स्टेबल रहने की बजाय डिक्रीज हो गया है कोविड टाइम्स के दौरान। सो जैसे कि 2022 में बेसिक रीडिंग एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 3 dipped by 6.8% points from 27.2% in 2018, and the proportion of children in class 3 who could do at least subtraction fell to 25.9%। पहले 28% हुआ करता था, मतलब 28% बच्चे थे जो कम से कम तीसरी क्लास के बच्चे सबट्रैक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे, लेकिन अब सिर्फ 25.9% बच्चे कर पाते हैं। सो ओवरऑल जो स्किल्स हैं बच्चों के, जो आउटकम होना चाहिए एजुकेशन का, वो आउटकम प्रोवाइड नहीं कर पा रही है स्कूल एजुकेशन। इफ यू डू एन एनालिसिस इन रिजल्ट्स का, तो एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इंक्रीज क्यों हुआ है बच्चों की एनरोलमेंट का। सो सीधे के सीधे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, इंटरवेंशंस हैं, उनका डिजायर्ड रिजल्ट है ये। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपग्रेडेशन हुआ है स्कूल्स का, इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, स्पेशल मिड डे मील स्कीम्स, और ये लॉकडाउन के दौरान मैजिकल वर्क किया, तो जहाँ पे परिवारों की जो वेजेस थी वो कम हो गई या ख़त्म हो गई, तो उस दौरान मिड डे मील के लिए भी कि चलो एक टाइम का खाना मिलेगा, स्कूल भेज देते हैं, एजुकेशन न्यूट्रिशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसके अलावा जो है बजट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स जो श्रिंक किया है, मतलब कि कोविड के दौरान तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो रूरल एरिया के अंदर थे वो अपना बजट मेंटेन नहीं कर पाए, तो फिर वो एजुकेशन केटर नहीं कर पा रहे थे, कहीं स्टाफ निकाला गया, कहीं स्कूल्स भी शट डाउन हुए, तो वो सारे बच्चे शिफ्ट हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। और यहाँ पे ये भी आइटरेट करना होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स का भी इनिशिएटिव था, तो इस दौरान ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए मैंडेट था कि जितने भी बच्चे प्राइवेट स्कूल से बाहर जा रहे हैं उनको ड्रॉप आउट रेट में नहीं शामिल होने देना है, उन सबको प्राइवेट स्कूल्स की तरफ आपने अट्रैक्ट करना है। स्पेशल ड्राइव्स चला के बच्चों को एनरोल किया गवर्नमेंट स्कूल्स ने, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। नाउ वी कम टू प्राइवेट ट्यूशन का इंक्रीज क्यों हो रहा है। तो एक जनरल फिनोमेना इंडिया के अंदर कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके अंदर ये कि अगर सरकारी स्कूल में प्रॉपर वो फैसिलिटी नहीं अवेल हो पा रही है तो बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन अवेल करा देते हैं। और दूसरा, एक तो इन हाउस एजुकेशन फैसिलिटी मिल जाती है, और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पेइंग है कि जो भी पर्सन पढ़ाने आ रहा है ट्यूशन, तो उसको अभी नहीं तो बाद में पे कर देंगे। कई जगह पे तो ये भी देखा जाता है कि कैश में नहीं पे करेंगे तो काइंड्स के अंदर पे कर देंगे। तो उन सब फ्लेक्सिबिलिटीज़ की वजह से, क्लास टाइमिंग की वजह से कि आपको अगर सुबह क्लास रखनी है सुबह रख लीजिए, शाम को रखनी है शाम को, तो इन सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ की वजह से प्राइवेट ट्यूशन भी इंक्रीज हुआ है इंडिया के अंदर। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ बेसिक लर्निंग कैपेसिटीज़ जो एरिया ऑफ कंसर्न है, तो अब जाहिर सी बात है इसको तो इम्प्रूव करना ही है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या चल रहे हैं। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि तो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें सारा का सारा जो स्कूल की एजुकेशन का करिकुलम है, सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको ओवरऑल किया जा रहा है ताकि लर्निंग कैपेसिटी के ऊपर फोकस हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड टीचर्स, मतलब टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर खास फोकस है ताकि बेहतर तरीके से बच्चों की साइकोलॉजिकल अप्रोच से वो पढ़ा सकें। देन नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत एक प्रोग्राम है जो स्पेशली फोकस्ड है बच्चों में लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। देन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन इज ऑल्सो देयर।
देन इसके अलावा बहुत सारे स्टेट इनिशिएटिव्स भी हैं। जैसे अगर पंजाब की बात कर लें तो 21 जनवरी को एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन के लिए, जिसको स्कूल ऑफ एमिनेंस कहा जा रहा है। तो हर जिले के अंदर कुछ सेलेक्टेड स्कूल्स का अपग्रेडेशन किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपग्रेड होगा ही होगा, साथ में जो टीचिंग कैपेसिटी है उसको एनहेंस करने के लिए भी डिफरेंट इनिशिएटिव ला रही है पंजाब सरकार। तो अलग अलग स्टेट सरकारें जो हैं वो भी डिफरेंट इनिशिएटिव के साथ स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करती जा रही हैं। देन वी कम टू आगे वे अहेड क्या हो सकता है। तो ये सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं और फोकस करना है बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी के ऊपर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिस कर रहे हैं हम इस वक्त, वो है आंगनवाड़ी कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन इन एजुकेशन। अब आंगनवाड़ी के थ्रू जो डाइटरी सप्लीमेंट बच्चों को मिल रहा है, तो न्यूट्रिशनल नीड तो पूरी हो रही है, लेकिन आंगनवाड़ी अभी भी एजुकेशनल नीड को प्रॉपर केटर नहीं कर पा रहे हैं। और आंगनवाड़ी खासकर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं जो राइट टू एजुकेशन में अभी इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये प्रपोजल है कि 3 से 6 साल तक के बच्चों की एजुकेशन को भी राइट टू एजुकेशन में इंक्लूड कर लें। अभी प्रपोजल है। और 3 से 6 साल के बच्चों को फिर अगर राइट टू एजुकेशन में इंक्लूड करते हैं तो पढ़ाया कहाँ जाएगा? आंगनवाड़ी सेंटर्स का ही यूज किया जाएगा। तो अभी से कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए ताकि ये जो फ्यूचर प्रोग्राम है ये प्रॉपरली हम एग्जीक्यूट कर पाएं। देन वी कम टू दैट जो हमारी बेसिक लर्निंग कैपेसिटी है बच्चों की, जो प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है एजुकेशन के थ्रू बच्चों की, वो लर्निंग कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। तो सिर्फ एनरोलमेंट होने से नहीं हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं ये ताकीद कर दूं कि ओवरऑल क्रिटिसिज्म ना करें आप आंसर के अंदर, क्योंकि भारत जैसे साइज की कंट्री में इतने सारे बच्चों को स्कूल में एनरोल कर पाना ये भी रिमार्केबल अचीवमेंट है, तो उसको निगेट नहीं करना है। बट अब हमारा फोकस एक तो ये होना चाहिए जो बच्चे स्कूलों में एनरोल हुए हैं वो ड्रॉप आउट ना करें, एक तो उनको कंटिन्यू कराना है, और अब फोकस ज़्यादा शिफ्ट होना चाहिए लर्निंग कैपेसिटीज़ को बिल्ड करने के लिए, और इसमें टीचर्स ट्रेनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, स्मॉल टॉपिक। राजस्थान पहला स्टेट है जिसने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लॉन्च की है, और जो एक राइट टू साइट एक फिनोमेना चलता है, डिमांड चलती है इंडिया के अंदर कि ये जो अंधेपन की बीमारी है इसको काबू, जैसे डिफरेंट बीमारियों के लिए अलग अलग अभियान चल रहे हैं, कहीं टीबी कंट्रोल अभियान है, कहीं एड्स कंट्रोल अभियान है, तो ऐसे राइट टू साइट। तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए देयर इज अ ड्राफ्ट पॉलिसी। फर्दर राजस्थान के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ ने चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पे एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है टू प्रिवेंट द ब्लाइंडनेस, और इसका एम है राजस्थान के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोगों को जो किसी ना किसी तरह की विजुअल इंपेयरमेंट से जूझ रहे हैं, इलाज के जरिए उनकी आईसाइट को वापस लाना, जो क्षीण होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। मोतिया का ऑपरेशन है, आंखें बनवाने का सिस्टम जो लोकल भाषा में कह दिया जाता है। 3 लाख से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। देश में इस वक्त ओवरऑल पॉपुलेशन का 1.1% ब्लाइंडनेस से जुड़ रहा है। 2020 का ये डेटा इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, और नेशनल जो प्रोग्राम है ब्लाइंडनेस से लड़ने के लिए उसमें कहा गया है कि इसको 0.3% पर रिड्यूस करके लाना है। और इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट जो राजस्थान के अंदर करने वाली है, तो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं सभी के अंदर केरेटोप्लास्टी सेंटर्स और आई बैंक्स क्रिएट किए जाएंगे। फर्दर जो ये एफर्ट्स पुट इन किए जाएंगे, जितने भी, एक तो हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देख सकते हैं, और इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और उनके साथ जितने भी स्टेट के अंदर कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट हैं या अदर हॉस्पिटल्स हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के साथ मिलकर ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए देयर इज अ प्रोग्राम। नाउ वी कम टू इन दिस रिगार्ड द स्टेट गवर्नमेंट विल कैरी आउट अ कैंपेन फॉर आई डोनेशन एज वेल ऑन एन एक्सटेंसिव लेवल अमंग द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एज वेल। तो वो आंखों के दान को बढ़ावा देने के लिए फर्दर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी हैं इसके अंदर। तो राज्य के अंदर जितने भी आई एक्सपर्ट्स हैं, आई सर्जन्स हैं, इवन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उन सबको काउंसलर वर्किंग फॉर आई डोनेशन एंड आई असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा कि आंखों के दान के संबंधी और आप अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे ला सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट आप कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट पशु सखी प्रोजेक्ट इन झारखंड। भारत देश में सबसे ज़्यादा एनिमल्स हस्बेंड्री का स्कोप है, क्योंकि पशुओं की संख्या भारत देश में सबसे ज़्यादा है, और जो हमारी रूरल इकोनॉमी, रूरल सोसाइटी है, इसकी हाई डिपेंडेंस है ऑन एनिमल लाइव स्टॉक्स।
तो जानवरों की रक्षा के लिए, उसके प्रॉपर केयर एंड कॉशंस के लिए हमें डिफरेंट प्रोग्राम्स चाहिए, और एक बेहतरीन प्रोग्राम है झारखंड के अंदर पशु सखी प्रोजेक्ट। जिस तरीके से जो फीमेल हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया है गांव में आशा दीदी अपॉइंट करके, और खासकर जो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज हैं और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए, उसी तरह के एक कॉन्सेप्ट को अब डॉक्टर दीदीज के थ्रू एग्जीक्यूट किया जा रहा है। सो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, गांव के अंदर जो डॉक्टर दीदी हैं इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी, विच इज कॉल्ड एज द फ्रेंड ऑफ एनिमल्स, और फर्दर ये लोगों को ट्रेन करेंगे, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को ट्रेन करेंगे रिगार्डिंग किस तरीके से एनिमल लाइव स्टॉक की देखभाल की जा सकती है, एनिमल रेयरिंग की जा सकती है, बीमारियों से कैसे उनको बचाया जा सकता है। नाउ इट इज अ कम्युनिटी एनिमल केयर सर्विस प्रोवाइडर which enable the last mile coverage. So last mile connectivity झारखंड के ग्रामीण इलाकों में उन जगहों पे जहां पर या तो एनिमल डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल हैं तो फिर वो अफोर्डेबल नहीं है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो जानवरों को बीमारी से नहीं बचा पाते हैं। तो वहां पर चीप एंड बेस्ट डॉक्टरी एडवाइस या फिर कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी, लोगों को ट्रेन ही कर दिया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, और बेसिक बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है, प्रिवेंट कैसे की जा सकती है बीमारी, इन सब के बारे में लोगों को ही ट्रेन कर दिया जाएगा। नाउ वी कम टू द प्रोजेक्ट इज कंसीव्ड अंडर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्डिंग अ लाइन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, लोगों को एम्पावर कर दिया जाएगा इसके लिए। फर्दर इट इज फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, और प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल एक्लेमेशन भी मिला है बिकॉज दिस पशु सखी मॉडल has been selected as United Nations Food and Agriculture Organization and International Food Policy Research Institute as one of the top 8 global best practices models for farmer service delivery in India. दुनिया की 8 बेस्ट प्रैक्टिसेस में से एक है पशु सखी प्रोजेक्ट। Further we come to फीचर्स क्या क्या हैं इसके अंदर, तो जैसे हमने बात की कि लाइव स्टॉक केयर के बारे में, ठीक है जी, जो गांव की फीमेल्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा स्पेशली कि किस तरह से एनिमल हस्बेंड्री आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटी के साथ। देन फार्मर्स को एडवाइस किया जाएगा और अवेयर किया जाएगा अबाउट हेल्थ चेकअप्स फॉर देयर लाइव स्टॉक्स, वैक्सीनेशंस, डीवॉर्मिंग, हाइजीन, ब्रीडिंग, फीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल वेस्ट। सो ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच के साथ एनिमल हस्बेंड्री को कवर किया जा रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्यूट मेलन्यूट्रिशन। फिलहाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रेस ब्रीफ के अंदर ये प्रोक्लेम किया है कि दुनिया भर के अंदर 30 मिलियन चिल्ड्रन आर एट द वर्ज ऑफ एक्यूट मेलन्यूट्रिशन, और ये 30 मिलियन चिल्ड्रन में से जो मेजॉरिटी है that lies in 15 worst affected countries. Further, in these million बच्चों में से 8 million these are subjected to severely wasted condition, and this is the deadliest form of undernutrition. कॉजेज क्या हैं इस मेलन्यूट्रिशन और बच्चों पे उसकी ज्यादा मार के, तो 3 प्राइमरी कॉज WHO आइटरेट करता है, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट शॉक्स एंड कोविड-19 और उसके आफ्टर शॉक्स। सो कॉन्फ्लिक्ट, जो दुनिया भर में मुल्कों में जंग चल रही है, हम रशिया यूक्रेन वॉर के अलावा अगर वेस्ट एशिया के अंदर सब सहारन रीजन अफ्रीका के अंदर नजर डालें, और इसके अलावा जो आर्म्ड स्ट्रगल चल रहा है विद इन द कंट्रीज, वो चाहे एशियन कंट्रीज हो चाहे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, तो हमें दुनिया जंग का मैदान नजर आती है। अब इन सब की वजह से फूड प्रोडक्शन भी डिसरप्ट होता है और सप्लाई चेन्स भी बाधित होती हैं, और साथ ही जो फूड प्राइसेस हैं वो शूट अप करते हैं। देन क्लाइमेट शॉक्स, तो ये तो हम एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ते हैं कि कितना बड़ा खतरा है दुनिया में फ्यूचर के लिए फूड सिक्योरिटी को लेके, और कोविड-19 वी अंडरस्टैंड कि किस तरीके से लोगों की वेजेस खत्म हो गई हैं, रोजगार चले गए हैं, तो अब अवेल नहीं कर पा रहे हैं डिजायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड। इंडिया जैसी कंट्री को स्पेशल प्रोग्राम्स चलाने पड़े, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 85 करोड़ लोगों तक मुफ्त में राशन पहुंचाना पड़ा, तब उनकी थाली में खाना गया, तो खुद की कैपेसिटी नहीं हो पा रही है खाना तक खरीद पाने की। देन वी कम टू इसी के साथ क्रिटिकल हेल्थ, न्यूट्रिशन और अदर लाइफ सेविंग सर्विसेज जो हैं, ठीक है, इनमें टेक्नोलॉजी की वजह से एनहेंसमेंट हुआ है, बट ये अफोर्डेबल नहीं है, ये लेस एक्सेसिबल हैं। तो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करके इन सब दवाइयों वगैरह को अफोर्ड कर पाते हैं वो हासिल कर पाएंगे, गरीब तबका इनसे अछूता ही रह जाता है। देन कम इम्पैक्ट क्या है, सो एक तो ग्लोबल फूड क्राइसिस, ऑल्सो हेल्थ क्राइसिस। अब एक विशियस साइकिल क्रिएट होता है। विशियस साइकिल इस तरीके से कि अगर कोई बच्चा मेल न्यूट्रिशन है तो फिर
ज़्यादा वल्नरेबल है बीमारियों के लिए, और अगर बीमारी उसमें सरायत करती हैं, इन्फ्लिक्ट करती हैं, तो फिर आगे मेल न्यूट्रिशन के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक विशियस साइकिल के तौर पे चलता है मेल न्यूट्रिशन और डिजीजेस का केस। फर्दर, मेल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो अ मेजर थ्रेट टू चिल्ड्रंस लाइफ एंड देयर लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो बचपन से ही जो बच्चे बहुत बीमार रहेंगे, मेल न्यूट्रिशन का शिकार रहेंगे, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ दोनों ही डिजायर्ड रेट पे नहीं हो पाएंगी। तो फिर आगे जाके एजुकेशन प्रभावित, फिर स्किल्स प्रभावित, और फिर फर्दर जो अपने लिमिटेड स्किल्स पे उनकी इनकम होंगी वो भी लिमिटेड ही रह जाएंगी। तो फर्दर गरीबी का एक विशियस सर्कल क्रिएट करती है। देन मेल न्यूट्रिशन, अगर इंडिया की हम बात करें तो जो ग्लोबल मेल न्यूट्रिशन की कंडीशनिंग है और खासकर बच्चों के अंदर इंडिया टॉप रैंक कंट्री है। ग्लोबल मेल न्यूट्रिशन बच्चों का 1/3 बर्डन इंडिया से आता है। और फिर आती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, और इसमें इंडिया का पैथेटिक परफॉर्मेंस 4 पैरामीटर्स पे बनाया जाता है। हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को अलग से करंट अफेयर में ये 2022 वाले को कवर किया है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं सारी चीजें। और इसमें इंडिया का 121 कंट्री में से 107 रैंक है। 100 से भी बाहर बैठे हुए हम लोग। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सब कुछ होते हुए भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी पैथेटिक परफॉर्मेंस रही है। नाउ यूएन का रिस्पांस क्या है? अब ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने प्रेस ब्रीफ जारी किया, तो अब यूएन का रिस्पांस क्या है? ग्लोबली अगर इस सिनेरियो को देखें तो एक एक्शन प्लान डिजाइन आउट किया गया है, और यूएन की 5 एजेंसीज, डब्ल्यूएचओ वन ऑफ देम, दे आर कॉलिंग टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन द ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन चाइल्ड वेस्टिंग। तो पहले से चला रहा है ये प्लान। अब 5 एजेंसीज कौन कौन सी हैं? एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, देन यूएन रिफ्यूजी एजेंसी, देन कम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ, देन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और साथ में डब्ल्यूएचओ तो है ही है। तो 5 यूएन की एजेंसीज कोलैबोरेट करके कन्वर्जेंस मेथोडोलॉजी के साथ जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है, मेल न्यूट्रिशन को खत्म करना है, उसके लिए एक्शन प्लान को प्रपोज करती हैं। अब एम है इस एक्शन प्लान का टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड ट्रीट एक्यूट मेलन्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन इन द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज। अब हम बात कर रहे थे कि 15 कंट्रीज वर्स्ट अफेक्टेड है, जहां बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित है। दीज आर लाइकली, आप नोट से पढ़ लीजिएगा, जैसे अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, चैड, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथोपिया, हेती, कीनिया, मडगास्कर, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सुडान, सुडान एंड यमन। तो ये सारे वो, अब इन कंट्रीज का नाम सुनते ही अगर देखें तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमें एक तो अराजकता और दूसरा गरीबी नजर आती है, और उसमें बच्चे वर्स्ट अफेक्टेड होते ही। कोई भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो वर्स्ट अफेक्ट होगा। देन दिस एक्शन प्लान फर्दर कॉल्स फॉर नीड ऑफ सपोर्ट, एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो इन एजेंसीज ने कॉल किया है कि डिसीसिव एंड टाइमली एक्शन लेने हैं टू प्रिवेंट दिस क्राइसिस फ्रॉम बिकमिंग अ ट्रेजेडी फॉर वर्ल्ड्स मोस्ट वल्नरेबल चिल्ड्रन। उससे पहले कि क्राइसिस बने, हालांकि वो क्राइसिस बन ही चुका है अगर आप रियलिटी चेक करें तो, लेकिन फिर भी टाइमली और डिसाइसिव डिसीजन लें। ठीक है जी, जैसे ग्रेटा थनबर्ग मैम कहती हैं, वो जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है, कि क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए आप डिसीसिव और टाइमली एक्शन लीजिए। टाइम हाथों से आपके निकलता चला जा रहा है, सेम इस सिनेरियो में भी टाइम आपके हाथों से निकलता जा रहा है। एंड ऑल एजेंसीज अर्ज्ड greater investment in support of coordinated UN response that will meet the unprecedented needs of the growing crisis before it's too late। अब वो डिसीजन मेकिंग क्या करनी है, वो डिफरेंट कंट्रीज एजेंसीज कोलैबोरेट करके डिवाइस आउट करेंगी। नेक्स्ट वी मूव टू हज सब्सिडी कट, इसको दोबारा बोलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू हज सब्सिडी। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हज यात्रा के दौरान जो वीआईपी कोटा था गवर्नमेंट के पास, इसको डन अवे कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। और ये है प्रधानमंत्री का रिजॉल्व टू एंड द वीआईपी कल्चर। तो साल 2014 में 19 में जब वो चुने गए तो रिआइट्रेट करते थे कि वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाएगा। सो इसी वीआईपी कल्चर को खत्म करने की एक कवायद है कि हज यात्रा के दौरान जो वीआईपी कोटा है गवर्नमेंट के पास, उसको डन अवे विद कर दिया गया है। नाउ वी कम टू, मिनिस्टर ने ये भी ऐड किया है कि एक तो जो हज पॉलिसी है इंडिया की, वो 2018 से 22 तक के लिए फॉर्मुलेट की गई थी, अब वो एक्सपायर हो चुकी है। तो एक नई एग्जॉस्टिव कंसोलिडेटेड हज पॉलिसी जल्दी अनाउंस की जाएगी। नाउ वी कम टू, ये कोटा सिस्टम क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले तो देखिए 1,75,025 लोग जा सकते हैं इंडिया से हज करने सऊदी अरेबिया के अंदर, मक्का के अंदर। अब इनमें से बाकी तो क्या होता है, स्टेट वाइज ड्रॉ के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है लोगों को, लेकिन
पहले 5,000 लोगों को गवर्नमेंट डिस्क्रिशनरी पावर के थ्रू स्पेशली भेज सकती थी जिनका उस ड्रॉ में नंबर नहीं आता। अब ये किया गया था, पहले तो 2012 में इस 5,000 के कोटा को कम करके 500 कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, कि सिर्फ 500 लोगों को, और इस 500 लोगों को भी स्प्लिट किया गया था जिसमें से 300 लोगों को डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हुए भेज सकती है गवर्नमेंट, और 200 सीट्स रखी गई थी इंडिया की हज कमेटी के पास। तो 200 लोगों को हज कमेटी डिस्क्रिशनरी रूप से हज अलाउ कर सकती थी। नाउ वी कम टू सेम जजमेंट के अंदर कहा गया था कि 10 साल के पीरियड में फेज्ड मैनर में हज सब्सिडी को भी खत्म किया जाए। हम दो इशू के बारे में, हज सब्सिडी अलग टॉपिक और हज के अंदर वीआईपी कोटा अलग। जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं वो हज के अंदर वीआईपी सीट्स को खत्म किया गया। इससे पहले फेज मैनर में हज सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है। सब्सिडी जो हज यात्रा के लिए गवर्नमेंट स्टेट एक्सचेकर से पैसा खर्च करती थी। नाउ हज का डिस्क्रिशनरी कोटा क्या है, पहला पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे हमने बात की कि 1,75,025 लोग इंडिया से हज यात्रा करने जा सकते हैं सऊदी, एक कोटा है इंडिया का, आगे बात करेंगे इसके बारे में। अब इसमें से वैसे तो स्टेट्स में ड्रॉ करके ओपन सीट्स के थ्रू भी आप जा सकते हैं, मगर आपने उसमें अप्लाई किया, आपका नंबर नहीं आया, कोई भी वजह हुई, तो अब तक सिस्टम ये था कि फिर इसमें से जो 300 सीट्स थी डिस्क्रिशनरी या वीआईपी कोटा जिसको कहते हैं, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिफरेंट ऑफिसेस के पास थी। मतलब 100 सीट पे अलाउ कर सकते हैं प्रेसिडेंट, 75 थी प्राइम मिनिस्टर के पास, 75 विद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 50 थी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। देसी भाषा में कहूं तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से आपकी कोई जान पहचान आप निकाल लेते हैं, आप जाके उसके पास एप्लीकेशन दे दीजिए, वो डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हुए आपको अलाउ कर देंगे अगर आपका बाकी ड्रॉ में नंबर नहीं आया। इसी तरह से अलग अलग संस्थाएं अलाउ कर सकती थी, और 200 सीट पे अलाउ करती थी हज कमेटी, तो हज कमेटी में जान पहचान निकाल लीजिए। अब इस वीआईपी कोटा को खत्म कर दिया गया, बोले ये अलाउ नहीं होगा भाई, और वैसे भी तीर्थ यात्रा में क्या वीआईपी रखना, मतलब जा तो रहे हैं आप मंदिर मस्जिद के दर्शन पे, और फिर वहां पैसे देके या किसी वीआईपी तरीके से नहीं, पहले हम दर्शन करेंगे। तो रिलीजियस मान्यताओं में कोई इस तरह की चीजों का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए सभी के लिए। फर्दर वी कम टू हज सब्सिडी का क्या गेम है। तो देखिए एज सच कोई पैसा नहीं दिया जाता था डायरेक्टली लोगों को, और हज सब्सिडी खत्म करने को जो वेलकम किया बहुत सारे प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स ने भी, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स ने भी, इसके पीछे दो वजह। एक तो हज जो फर्ज किया गया है इस्लाम में मुस्लिम्स के ऊपर, वो ये है कि कोई भी फिजिकली एंड फाइनेंशियली एबल पर्सन वो जिंदगी में एक बार हज जरूर करे। तो अगर फिजिकल कंडीशन अलाउ नहीं करती है, फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करती है, तो फिर हज पे आप ना भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे इस्लामिक स्कॉलर ये कहते थे कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट सब्सिडीज पे जाना, ये इस्लामिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग ठीक नहीं, आप रहने ही दीजिए। और दूसरा ये कि सब्सिडी बेसिकली एक क्रिटिसिज्म ये था कि ये हज यात्रियों को हेल्प आउट ना करके, बल्कि जो गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइंस हैं उनके सर्वाइवल के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बन गई है। उनका सर्वाइवल कैसे, तो हज सब्सिडी का मेजॉरिटी ऑफ पैसा जाता था एयर ट्रैवल में डिस्काउंटेड रेट पे टिकट खरीदने के लिए। मतलब उसका जितना भी पैसा 5,000 7,000 की टिकट आई, मेजॉरिटी पैसा डिस्काउंट हो जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगी, गवर्नमेंट पे करेगी एयरलाइन को। तो एयरलाइन सर्वाइव कर रही थी, तो कंपटीशन के दौर में गवर्नमेंट एयरलाइन सर्वाइव नहीं कर पा रही है। अब होता यह था कि डिस्काउंटेड एयर फेयर्स दिए जाते थे गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइंस के अंदर ओनली, ठीक है जी। और इसी के साथ कुछ चीजें आगे पैसा यूज किया जाता था मुस्लिम पिलग्रिमेज को डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए भी, टू रीच स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड हज डिपार्चर एयरपोर्ट्स। तो हज यात्रा के लिए स्पेशल डिपार्चर एयरपोर्ट्स बनाए जाते थे। तो मान लीजिए किसी ने रायपुर झारखंड से दिल्ली आना है और दिल्ली से सऊदी जाना है, तो डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के लिए भी गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइंस के अंदर सब्सिडी दी जाती थी एयरफेयर के अंदर। देन फर्दर लॉजिंग, मेडिकल केयर और कुछ मील्स का भी सब्सिडी दिया जाता था हज सब्सिडी के थ्रू। तो इसको फेज मैनर में 10 साल के अंदर हटा देना है, हटा ही चुकी है लगभग गवर्नमेंट। देन हज सब्सिडी का इतिहास बहुत पुराना है। 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये शुरुआत की थी। गवर्नमेंट फंडेड हज कमेटी, और बॉम्बे और कलकत्ता 2 पोर्ट ऐसे थे जहां से हज के लिए लोगों को भेजा जाता था डिस्काउंटेड रेट या सब्सिडी के साथ में। अब उसी को इंडिया ने भी कैरी ऑन कर लिया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हज पिलग्रिमेज, तो जो सऊदी अरेबिया की होली सिटी है मक्का, वहां की ये तीर्थ यात्रा या वहां की परिक्रमा जो भी आप कह लें, ठीक है जी। और इसी के साथ मैंडेटरी ड्यूटी जिसने हमने बात की है कि ठीक है फर्ज किया गया है मुस्लिम्स के ऊपर कि लाइफ में एक बार जरूर जाएं, लेकिन साथ में फिजिकली और फाइनेंशियल कैपेसिटी हो तभी आप जाएं, अदरवाइज कोई फर्ज नहीं है। फर्दर
just to inform you of that, the rites of pilgrimage are performed over 5 to 6 days in Dhu al-Hijjah, the last month of the Islamic calendar. Now we come to the quota system. और हमने जैसे बात की कि 1,75,025 लोग जाते हैं और ये रिकॉर्ड हाई है. Now सऊदी अरेबिया के अंदर ये जो मक्का है, जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है इस्लाम के अंदर, अब यहाँ पे तो दुनिया भर से इस्लामिक पर्सन्स आएंगे यात्रा करने के लिए, लेकिन इतने सारे लोगों को सऊदी अरेबिया केटर कैसे करेगा? ह्यूज लॉजिस्टिक डिमांड होती है सऊदी अरेबिया के अंदर, उनकी रहने की, खाने की, ट्रैवल की व्यवस्था. अब इसके लिए सऊदी अरेबिया ने पॉलिसी अनाउंस की हुई है. तो हर कंट्री को उस कंट्री में कितने मुसलमान रह रहे हैं उसके प्रोपोर्शनेटली कोटा अलाउ करते हैं. अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, सऊदी गवर्नमेंट के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट किया है साल 2023 के अंदर ही. अब इसके थ्रू इंडिया का कोटा हो गया 1,75,025 और ये रिकॉर्ड हाई है. इससे पहले इतना नहीं हुआ करता था. तो हर साल अब 1,75,025 इंडियंस हज कर सकते हैं. मतलब लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ आप समझ गए सऊदी अरेबिया कैसे कैटर करेगा इतने सारे लोगों. तो इंडिया का इतना कोटा है साहब. अब यही दिक्कत आती थी कि ओपनली आप स्टेट में ड्रॉ भी डाल सकते हैं, वहां पे नाम नहीं आता है तो फिर आप वीआईपी कोटा के थ्रू चले जाते थे जान पहचान निकाल के. सो उस सिस्टम को खत्म किया गया है. नाउ लेट्स मूव टू United Nations Department of Economic and Social Affairs released the World Social Report 2023 with the theme of leaving no one behind in an aging world. Aging world मतलब दुनिया बूढ़ी हो रही है. इस बैकग्राउंड की बात करें और ये इस तरह की एजेंसी इस तरह की रिपोर्ट क्यों पेश करती है. सो एक तो यूएन चार्टर की जो गाइडलाइन है और साथ ही में 2030 तक कंप्लीट किए जाने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की गाइडलाइन में यूएन के सारे ही डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंटल पिलर्स के ऊपर स्टडी का काम करती है दिस पर्टिकुलर एजेंसी. और ये सभी मुल्कों को उनकी इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारा डेटाबेस, पब्लिकेशंस और इस तरह की रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं सोशल और इकोनॉमिक ट्रेंड्स को लेके, जिससे डिफरेंट कंट्रीज अपनी पॉलिसी को बेहतर बना सकें. वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 1997 से पब्लिश की जाती है और दिस इज यूज्ड एज अ डॉक्यूमेंट फॉर पॉलिसी एनालिसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स. और 2011 में इसकी पीरियोडिसिटी को बदल दिया गया था. पहले 4 साल में ये रिपोर्ट आती थी, उसको अब बाइनियल कर दिया गया, हर 2 साल में रिपोर्ट आती है. और साल 2022 में एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अचीव किया है मूवमेंट, दैट इज द 20th एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्शन ऑफ द मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान फॉर एक्शन ऑन एजिंग. अब इसी चीज को, इसके जो 20 साल पूरे हुए हैं, इसी को कॉमेमोरेट करने के लिए 2023 में जो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट है वो स्पेशली फोकस्ड है ऑन द एजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, बुजुर्गों की समस्या से रिलेटेड. देन हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट की. सो अलार्मिंग जो चीज रिपोर्ट के अंदर आई है वो ये है कि साल 2050 तक दुनिया भर के अंदर जो एज्ड पॉपुलेशन है वो 1.6 बिलियन तक पहुंच जाएगी. दैट मींस 16% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन दैट विल बी एज्ड पॉपुलेशन. एज्ड पॉपुलेशन की बात करें तो नॉर्मली, हालांकि डिफरेंट कंट्री में एज क्राइटेरिया अलग हो सकता है, लेकिन एक उम्र के बाद, और खासकर ये रिलेट होता है व्यक्ति की काम करने की क्षमता से, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड. तो लगभग 65 साल की उम्र के बाद के लोगों को, जिसको ये मान लिया जाता है कि अब वर्क एफिशिएंसी नहीं है और वर्किंग एज में काउंट नहीं करते हैं, तो उसको एजिंग पॉपुलेशन मान लिया जाता है. और ये दुनिया भर के अंदर राइज पे है. दैट मींस दिस इज अ डिफाइनिंग ग्लोबल ट्रेंड. अब ये तो यह ऑलरेडी मुल्कों में शुरू हो चुका है, और जहां मुल्कों में अभी यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हाई है, वहां पे भी बहुत जल्द ये एजिंग का फिनोमेना शुरू हो जाएगा. देन पीपल, अब इसके पीछे वजह क्या है. सो 2 इंपॉर्टेंट वजह है. एक तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो गई है. सो पीपल आर लिविंग लॉन्गर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. पहले क्या होता था, देखिए अभी एक तो कोरोना आउटब्रेक हुआ है, ठीक है, इससे बहुत ह्यूमन लाइफ्स गई हैं, लेकिन इस तरह की बहुत सारी बीमारियां पहले, मतलब कोरोना जैसी तो नहीं, बट बाकी कहीं प्लेग फैल गया तो कहीं हैजे से मौत हो गई. तो जो एपिडेमिक्स थे ये बहुत फैल जाते थे और बहुत सारी पॉपुलेशन लाइफ लूज कर जाती थी, और ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इतनी ज्यादा नहीं थी. लेकिन अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है और नाउ पीपल आर लिविंग टू ओल्डर लाइफ्स. और ये सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड रिडक्शन इन फर्टिलिटी रेट्स. सो जो सारा मेडिकल सिस्टम बढ़ा है और लोगों में जागरूकता सभी मुल्कों में बढ़ाई जा रही है जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, खासकर एशियन कंट्रीज, कि आप
जो पॉपुलेशन है उसको कम करिए, बच्चे दो ही अच्छे, इस तरह के फिनोमेना। तो एक तरफ बच्चे एज कंपेयर टू प्रीवियस डेटा तो कम पैदा हो रहे हैं, और जो व्यक्ति है ये ज्यादा लंबी उम्र जी रहा है, तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू इन अ फिनोमेना ऑफ एजिंग द वर्ल्ड। फर्दर द रिपोर्ट हाइलाइट्स दैट जेंडर इनइक्वालिटी आल्सो परसिस्ट इनटू ओल्ड एज, और खासकर जेंडर इनइक्वालिटी इन जनरल सेंस, इवन द यंग पॉपुलेशन, वो विशियस सर्कल क्रिएट करती है ओल्ड एज के अंदर भी। अब फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेबर पार्टिसिपेशन फीमेल का वो कम है, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ज्यादा है, और वहां पे भी लोअर लेवल वर्क के अंदर ज्यादा है। तो एक तो वेज डिस्पैरिटी की वजह से अपना कॉर्पस क्रिएट करने में दिक्कत आती है, और इसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो जो वर्किंग एज है वुमेन की एज कंपेयर टू मेन वो कम होती है। अब वो चाइल्ड रेयरिंग कैपेसिटी, अदर कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, और उतना बेहतर न्यूट्रिशन नहीं होता, उस वजह से हो सकता है। नाउ वी कम टू दिस थिंग, इन सब वजहों से जो एक इकोनॉमिक कॉर्पस क्रिएट कर सकती हैं फीमेल अपनी ओल्ड एज में यूज करने के लिए, वो कॉर्पस नहीं क्रिएट हो पाता है, एंड दैट गिव्स राइज टू मोर इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इन लेटर लाइफ। देन इंडिया की अगर हम बात करें तो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन सजेस्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ये याद रखना है आपने, कि इंडियन पॉपुलेशन के अंदर जो एल्डरली पॉपुलेशन है 2011 में 9% के अराउंड थी, लेकिन ये फास्टली ग्रो कर रही है, और 2036 तक 18% पॉपुलेशन जो इंडिया की है एज्ड पॉपुलेशन हो जाएगी। देन वी कम टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब इंडिया में भी बेसिकली क्या हो रहा है, वही सारे इफेक्ट हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, और अगर हम इंडिपेंडेंस के डेटा से कंपेयर करें तो लेट 1940s के अंदर लगभग 32 साल थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया ऑन एन एवरेज, लेकिन अभी दिस इज अराउंड 70 years, so it is more than doubled now. Then we come to this change bring both the opportunity and the challenge। कोई भी चेंज होता है तो अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों लेके आता है। अगर हम इस सारी व्यवस्था का स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तो स्ट्रेंथ तो ये है कि जो भी डिफरेंट प्रोग्राम पॉलिसीज थे, वेलफेयर गवर्नेंस था, सोशल सिक्योरिटी था और मेडिकल फैसिलिटीज था, इनके रिजल्ट्स एस्टैब्लिश हो गए हैं। मतलब जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, लोगों की मौत कम हो रही है, वल्नरेबल डिजीज से बचाया जा रहा है, तो वो सारे प्रयास हमारे डिजायर्ड रिजल्ट लेके आए हैं कि अब लोग एक लंबा स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। तो दैट इज द प्रोक्लेमेशन के सारे एफर्ट्स हमारे वर्किंग रहे हैं। देन इसके साथ वीकनेस या फिर थ्रेट क्या क्या आएगी। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी, एक वीकनेस ऐसे कॉज होगी कि वर्किंग एज पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन के रेशियो में कम हो जाएगी, तो जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो राइज करेगा। फर्दर डिपेंडेंसी, वास्ट इनइक्वालिटी, डाइवर्स नीड, कोविड क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब एक वल्नरेबल सिचुएशन कॉज करेंगे, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज जहां सोशल सिक्योरिटी नेट्स कमजोर हैं टुवर्ड्स द एजिंग पॉपुलेशन। हालांकि भारत बहुत सारे प्रयास तो कर रहा है, तो बुढ़ापा पेंशन एंड ऑल दैट चीजें चल रही हैं, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग जो सोशल सिक्योरिटी नेट एल्डरली पीपल के लिए होना चाहिए वो नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। फर्दर थ्रेट ये है कि दिस टाइप ऑफ सिनेरियो जहां डिपेंडेंस पॉपुलेशन आपकी ज्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन मतलब उस रेशियो प्रोपोर्शन में ठीक नहीं है, तो फिर दिस इंपोज सिग्निफिकेंट सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल, हेल्थ रिलेटेड कॉस्ट प्रॉब्लम्स। ओल्ड पीपल हैं, बीमारियों के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, हालांकि आयुष्मान भारत चल रहा है अलग से, बट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल बढ़ जाते हैं, और फिर बीपीएल और उसके अराउंड की जो पॉपुलेशन है वो मेडिकल फैसिलिटीज भी अफोर्ड नहीं कर पाते, और उनकी सेविंग अलग से ड्रेन आउट हो जाती हैं। देन अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, तो इकोनॉमिक सेक्टर में जो डिफरेंट सर्विस सेक्टर्स हैं उसमें बूम आ सकता है, मतलब ऐसी एजेंसीज, ऐसे वर्क स्पेसेस नए नए क्रिएट होंगे जो ओल्ड एज नीड को केटर करते हों। सो डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म केयर इन सोरिंग इन मैनी कंट्रीज। इंडिया के अंदर भी ये एक अपॉर्चुनिटी का द्वार खुलेगा सर्विस सेक्टर के अंदर, और सिर्फ हम इंडिया में ही नहीं, फिर इन सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बाकी कंट्रीज के अंदर। नाउ वी कम टू रिपोर्ट, दो तरह की पॉलिसी एक्शन को सजेस्ट करती है। दैट नंबर 1, कंट्रीज to promote labor market participation, increased productivity and uphold good health and prevent poverty। तो लोगों का एक जो सोशियो इकोनॉमिक बेसिस है इसको स्ट्रॉन्ग करें ताकि ओल्ड एज में वो खुद की नीड को केटर कर पाए। Then to reduce inequality and promote economic security in older ages in a fiscally sustainable manner, taking into account both pensions and health care। सो एक तो जब वर्किंग एज है उस दौरान उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए, ज्यादा सेविंग्स उनके पास हो, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस तैयार हो, और ओल्ड एज में
एक तो उस कॉर्पस का यूज हो और ऊपर से सोशल सिक्योरिटी नेट्स क्रिएट किए जाएं, लोगों के लिए स्पेशल पेंशन स्कीम्स हों, बीमारी से बचाने के लिए स्पेशल इंश्योरेंस स्कीम होनी चाहिए ताकि ओल्ड एज पॉपुलेशन का ध्यान भी रखा जा सके. Now we move to the practice question based on our discussions. The first one is with reference to United Nations Department of Economic and Social Affairs World Social Report 2023 जो अभी हम पढ़ रहे थे. Consider the following statements. Its theme is leaving no one behind in an aging world. Yes, it is. तो मैड्रिड का जो 20 साल कॉन्फ्रेंस के पूरे हुए तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए इस बार जो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट है तो किसी भी स्पेशल टॉपिक पे हो सकती है, लेकिन इस बार एजिंग पॉपुलेशन के ऊपर है. तो वन इज ट्रू, देन एल्डरली पॉपुलेशन विल रीच 1.6 बिलियन इन 2050 अकाउंटिंग फॉर मोर देन 16% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन. इट इज ऑल्सो ट्रू. The 23 report explores the economic and social implications of the aging of human population. All three are true. Our answer will be all the above. Then we come to with reference to Pashu Sakhi project in Jharkhand. Consider the following statement. Pashu Sakhi is a community animal care service provider which will enable the last mile coverage in rural areas where clinical services for livestock are not available ऑन टाइम या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते अगर अवेलेबल है. सो फर्स्ट वन इज ट्रू. रादर दिस समराइज, मतलब आप इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में ये चीज यूज कर सकते हैं अगर आप मेंस के बारे में लिख रहे हैं तो. देन इट इज फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक. यस, इट इज फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक. बल्कि जो अलग अलग एजेंसीज हैं उन्होंने तो ग्लोबल 8 बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर काउंट किया. देन इट ऑल्सो वर्किंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टुवर्ड्स स्ट्रीट डॉग्स इन सिटीज. नो, दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज ओनली फोकस्ड एट रूरल एरिया. So our answer will be 1 and 2 only. And finally, a practice question for mains. Despite achieving a near universal enrollment in primary school education, India has not been able to ensure concurrent learning. तो जो हम basic numeracy की या basic reading skills की बात कर रहे हैं, as demonstrated by latest ASR report examen. So you can practice on mains perspective. हम असर report की बात कर रहे हैं. That is all for today. Thank you. Thank you so much.